हेलो बच्चों, कल जेई एडवांस 2026 का पेपर कंडक्ट हुआ है। सो टुडे आई एम डिस्कसिंग द सॉल्यूशन ऑफ पेपर 1 फ्रॉम द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस, एंड आई विल टेल यू द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगी वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी वहाँ पर कि इस क्वेश्चन का क्या लेवल था, इजी था, मॉडरेट था या टफ था। अगर ओवरऑल पेपर की बात की जाए 2026 के, तो पेपर सेटर ने कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंपैरेटिवली काफ़ी यू कैन से इजी या मॉडरेट आई है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेपर 1। f such that 0 to infinity to minus infinity to infinity fx is equals to root x ln x minus x plus 1। इसमें फंक्शन को चेक करना है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है 0 से 1 में, उसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है हमें 0 से इन्फिनिटी में। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। सो वी शुड फाइंड एफ डैश एक्स हियर। सो यहाँ पर हम अगर एफ डैश एक्स निकालते हैं, ये अब कर देती हूँ। सो यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स कितना होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू एल एन एक्स, और फिर एल एन एक्स का करते हैं हम। सो रूट एक्स बाई एक्स माइनस 1। प्रॉपर इसे सॉल्व करते हैं तो दिस इज 2 रूट एक्स, क्योंकि ये रूट एक्स बाई एक्स 1/रूट एक्स बनेगा, और यहाँ आएगा एल एन एक्स और प्लस 2 माइनस के 2 रूट एक्स। अब बेटा अगर हम इसमें बात करें, दिस इज एल एन एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। सो आपको अच्छे से पता है जो एल एन एक्स है वो 0 से 1 के बीच में निगेटिव होता है और 1 के आगे पॉजिटिव होता है। 1 माइनस रूट एक्स की बात करें यहाँ पर, तो ये x अगर आपका 1 से लेस है, 0 से 1 के बीच में है, तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में एल एन एक्स निगेटिव होगा, और x ग्रेटर देन 1 में एल एन एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 माइनस रूट एक्स निगेटिव होगा। तो वी आर नॉट श्योर कि ओवरऑल 0 से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स इस एक्सप्रेशन से पॉजिटिव है या निगेटिव है। सो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसी का एक बार और डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आप क्या करें, लेट्स से थोड़ा सा आसान बनाती हूँ क्वेश्चन को। ये डिनोमिनेटर में 2 रूट एक्स है विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। So let's say gx is equals to ln x plus 2 1 minus root x, और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर मैं निकालूँ, सो दिस इज 1/x माइनस 2 इंटू 1/2 रूट एक्स, ये कैंसिल, विच इज़ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स, एंड एक्स इज पॉजिटिव। सो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि जो जी डैश एक्स है वो एक्स अगर 0 से 1 के बीच में है तो वो पॉजिटिव है। जी डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, और अगर आपका एक्स ग्रेटर देन 1 है तो आपका जी डैश एक्स नेगेटिव है। इससे कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि जो जी एक्स फंक्शन है, जो जी एक्स है वो 0 से 1 में आपका इंक्रीजिंग है और 1 से आगे 1 टू इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग है। और अगर हम बात करें यहाँ पर G1 की, सो G1 की वैल्यू देखें आप यहाँ पर, G1 इज़ 0। सो जो Gx जो फंक्शन है वो 0 से 1 में, अगर आप देखें यहाँ पर ये 1 है, 0 से 1 में ये इंक्रीजिंग है, इस तरीके से जाएगा, 1 पे वैल्यू 0 और 1 के आगे डिक्रीजिंग है। सो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अगर होगी 1 पर अगर होगी, सो ओवरऑल जो आपका Gx होगा वो 0 से इन्फिनिटी में लेस देन G1 यानी कि लेस देन 0 होगा। Gx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर हम एफ डैश एक्स की बात करें तो एफ डैश एक्स क्या है हमारा, एल एन एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स विच इज जी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। दिस इज ऑल्सो ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। सो 0 से इन्फिनिटी में आपका जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा लेस देन 0 होगा। इसका मतलब एफ एक्स हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर एफ एक्स आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया
सो उसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बी और सी पॉइंट तो यहाँ पर डिस्कार्ड हो गए। सो डी पॉइंट आया आपका, द फंक्शन एफ हैज़ नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इन 0 to infinity, विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब अगर हम ए ऑप्शन, अगर ये तो सिंगल करेक्ट में आया है तो आंसर हमारा डी दिख रहा है, लेकिन अगर ये MCQ में आता तो हम ए को भी चेक करते। सो ए को भी देख लेते हैं। ए ऑप्शन क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, तो हम इसका डेरिवेटिव ऑफ एफ निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एफ हमारा एक्चुअली निकला हुआ है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन आपसे पूछ रहे हैं या डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है आपसे पूछ रहे हैं। सो इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स आपको निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स एल एन एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स है। सो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ। एफ डैश एक्स ये है। सो अगर मैं एफ डबल डैश एक्स यहाँ से निकालूँ, सो देखिए फिर से वन एल एन एक्स का 1/x, दिस इज़ 1/2 एक्स की पावर 3/2 एंड देन 1/2 रूट एक्स का माइनस 1/2 रूट एक्स, 1/रूट एक्स का सॉरी 1/रूट एक्स का आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1/4 एक्स की पावर 3/2 इंटू एल एन एक्स, ठीक है। और फिर रूट एक्स अपॉन एक्स इज 1/रूट एक्स, और जिसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कितना, माइनस के 1/2 एक्स की पावर 3/2, ये कैंसिल। और x आपका जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, और आपका जो ए ऑप्शन है उसमें x केवल 0 से 1 के लिए पूछा गया है। सो 0 से 1 में ln x जो होगा वो निगेटिव होगा। अगर आपका x 0 से 1 है तो ln x निगेटिव होगा। सो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा कि एफ डबल डैश एक्स हमारा कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आएगा हमारा किसके लिए, 0 से 1 के लिए, हमेशा नहीं सॉरी, एफ डबल डैश हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा 0 से 1 के लिए। सो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव आएगा तो डेरिवेटिव ऑफ एफ इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0 से 1। सो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। सो आंसर इज ऑप्शन डी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेपर 1। पैराबोला का क्वेश्चन है, उसमें सर्किल भी है, एलिप्स भी है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन इज आपका y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला दिया है और आगे कहा है सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट P इज 4। सो हम अगर इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म लें, सो 4a यहाँ पर 1 है तो a हो गया 1/4। तो पैरामीट्रिक फॉर्म से अगर हम पॉइंट P लें तो आएगा 280, 80 स्क्वायर, और a इज हियर 1/4, तो दिस इज t/2, t square by 4, this point P is, and the slope of the tangent at P is 4। तो अगर मैं बात करूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट की तो यहाँ से मैं dy/dx निकाल सकती हूँ विच इज़ 2x, एंड dy/dx अगर at P में निकालूँ सो दिस बिकम्स 2 into t/2 विच इज़ t, and this given as 4। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 4, यानी कि P पॉइंट आप T आ गया तो P पॉइंट आ गया आपका 4/2 यानी कि 2 और 16/4 यानी कि 4। सो P पॉइंट इज 2, 4। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो लाइन दी है, लेट Q बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइन ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ये सर्कल है और एक Q पॉइंट है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेट से दिस पॉइंट इज √2 cos थीटा, √2 sin थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म से, राइट, ये हमने ले लिया, ठीक है। सो आपसे क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट Q इज -1। सो यू नो वेरी वेल द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म फॉर द सर्कल, x cos थीटा प्लस y sin थीटा is equals to √2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इसका जो स्लोप है वो आपका कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q इज़ -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम यहाँ से देखें तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो कॉट थीटा 1 आ गया, टेन थीटा 1 आ गया, तो थीटा यहाँ से कितना आ गया π/4। सो π/4 थीटा आ गया तो Q क्या आ गया, √2 cos π/4 इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। सो वी गॉट द पॉइंट Q ऑल्सो हियर।
नेक्स्ट जो आपको कर्व दिया है वो आपका इलिप्स दिया है। इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² बाई 8, यानी कि एक्स स्क्वायर, सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आर है और जिस पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट -1/2 है। सो आप आर यहाँ भी पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लें, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर आप आर लेते हैं तो क्या होता है, ए कॉस थीटा, ए इज यहाँ पे 2√2 कॉस अल्फा ले लेती हूँ और कॉमा √2 साइन अल्फा। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आएगी आपकी यहाँ पर, कितनी आएगी, x/2√2 कॉस अल्फा प्लस y/√2 साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट r अगर आप यहाँ से देखें तो कितना आएगा, माइनस के कॉस अल्फा बाई 2√2 अपॉन साइन अल्फा बाई √2। So this is minus cot alpha by 2 and it is given as -1/2। So यहाँ से आपका cos alpha कितना आ गया बेटा, cot alpha upon sin alpha, cot alpha। यहाँ से आपका cot alpha कितना आ गया, cot alpha आ गया आपका अगेन 1, alpha is equals to π/4। सो जो पॉइंट r है वो π/4 यहाँ रखते हैं। सो ये आ जाएगा 1/√2 2 और दिस इज ऑल्सो 1/√2, सो 2,1। सो ये तीनों पॉइंट्स मैंने फाइंड कर लिए P, Q एंड R। अब इसमें बहुत ही सिंपल बात पूछी है आगे, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P, Q, R एंड यू कैन सी जो पॉइंट P है और पॉइंट R है इन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। दिस पॉइंट इज 2, R is 2,1 and P is 2,4 and Q is 1,1। इसका y कोऑर्डिनेट सेम है दोनों का। सो दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल और आपसे इसके सर्कम सर्किल की द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी क्यू आर, उसकी रेडियस क्या होगी, पी क्यू का हाफ होगी, क्योंकि जो सर्कम सर्किल होगा उसका डायमीटर हो जाएगा पी क्यू, तो उसकी रेडियस होगी पी क्यू की हाफ ऑफ पी क्यू। एंड इफ यू फाइंड पी क्यू तो आप देखिए 1 + 4 - 1 का होल स्क्वायर 3 का, सो √10 आएगी आपकी पी क्यू, तो रेडियस आ गई √10/2 और विच इज़ यू कैन राइट √2 × √5, सो √5/2। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है एंड इट्स क्वाइट ईजी क्वेश्चन एक्चुअली। इसमें क्या पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रोप ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो 1 होती है। सो अभी जरा मैं ABCD की सबकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेक कर लेती हूँ कि किस में आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या ऐसा हो रहा है कि 0 आ रही है, तो वो तो ऑप्शन ऑब्वियसली डिस्कार्ड हो जाएगा। सो अगर आपने ए ऑप्शन लिया तो आपको ये तो दिख ही रहा है ऑल रोज आर इक्वल, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, तो ए ऑप्शन तो यहीं पर डिस्कार्ड हो गया, राइट। अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो डिटरमिनेंट मान लीजिए इसकी डिटरमिनेंट, इसे बी मैट्रिक्स इसे मान लो। अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ बी की यहाँ पर बात करें, सो दिस इज़ 1 1 1 2 3 4 1 2 1 और मैं इसे ऐसे ही निकाल ले रही हूँ, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। 3 - 8 is -5, -1 × 2 - 4 is -2, +1 × 4 - 3 is +1। This is -5 + 2 +1 -5 +3 which is -2। तो it can be possible आंसर। सो अभी मैं इसे ही छोड़ देती हूँ और सी और डी को चेक कर लेती हूँ। सो डिटरमिनेंट ऑफ सी को अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, सो डिटरमिनेंट ऑफ सी अगर आप यहाँ से देखें, ऐसे ही मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 1 × 24 - 20 माइनस के 1 × 16 -8 प्लस के 1 × 10 - 6 एंड दिस इज 4 -8 + 4 is 0। सो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर डिस्कार्ड हो गया।
And now come to determinant of D is 1 into 3 minus 4 minus 1 into minus 3 minus 0 plus 1 into minus 2 minus 0, and this becomes minus 1 plus 3 minus 2, so it becomes 0. So basically क्वेश्चन बहुत आसान फ्रेम किया है. Determinant of A, C and D all are 0 and determinant of B is not equals to 0, so it can be only possible answer, so only possible value, so answer option is B. इसी को हम फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ये वाली बी ऑप्शन की मैट्रिसेस बना सकते हैं. सो आंसर इज बी. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. ITF का क्वेश्चन है, मॉडरेट है, एंड इसमें जो बच्चों को जनरली दिक्कत होती है वो कॉट इनवर्स कॉट -11 निकालने में होगी. बाकी तो बहुत सिंपल है, और अगर प्रैक्टिस करें बच्चे तो ये भी कुछ भी नहीं है, इसकी ट्रिक है. तो कॉट इनवर्स कॉट -11 को अगर मैं देखूं तो हमारी ट्रिक ये है कि वी नो द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स x इज 0 से पाई. तो मेरा टारगेट ये होगा कि मैं -11 को इस तरीके से एडजस्ट करूँगी कि ये 0 से पाई के बीच में आए और कॉट -11 कॉट -11 ही रहे. सो 11 के नियर अगर मैं पाई का इंटीजर मल्टीपल लूँ तो 3 पाई इज़ 9 पॉइंट समथिंग, तो वी विल टेक 4 पाई 12 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 12 पॉइंट समथिंग -11 इज़ 0 से पाई के बीच में लाई करेगा. एंड यू कैन राइट इट कॉट इनवर्स कॉट ऑफ तो हमने क्या कहा था 4 पाई, और कॉट 4 पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, सो वी कैन राइट इट कॉट ऑफ 4 पाई -11, राइट. we can write it cot of 4 pi minus 11, this is minus के cot 11, this is also minus के cot 11, तो adjust हो गया. so ये solve होके कितना आया बच्चों 4 pi minus 11. अब second जो expression है उसकी बात करते हैं. उसमें यहाँ पर है sin of 2 cos inverse 1 by root 2, and we know very well cos inverse 1 by root 2 is pi by 4, and this is sin pi by 2. sin pi by 2 की वैल्यू 1 हो गई. एंड द थर्ड एक्सप्रेशन इज साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 2. तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है, आप tan इनवर्स 2 को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लीजिए, और इससे tan थीटा कितना आ गया आपका 2 आ गया. tan थीटा अगर 2 आ गया तो ये एक्चुअली फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का, और sin 2 थीटा आपने 10 में क्या पढ़ा है बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square theta, and you know the value of tan theta is 2 here, so ये बन गया 4 by 5. so ये वाला एक्सप्रेशन आ गया 4 by 5, इसमें पुट कर दीजिए. so यहाँ से कितना आएगा बेटा cot inverse cot -11 is 4 pi -11 and plus 10, and this value is 1, तो plus 10 और plus 10 into 4 by 5. सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 by 5, और ये हो गया -1 plus 8, -1 plus 8 plus 7. so answer is 4 pi plus 7. so C option is the correct option, and the question is you can say moderate. So next question we have on probability. ठीक है. So the question is, suppose that box 1 contains 6 red balls and 9 green balls. तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार. इसके लिए हम चार्ट बना लेते हैं, लाइक बॉक्स 1, बॉक्स 2, ओके, एंड द कलर इज रेड, ओके, एंड ग्रीन. तो रेड बॉल्स ग्रीन बॉल्स हैं, है ना. सो बॉक्स 1 में 6 रेड बॉल्स हैं, 9 ग्रीन बॉल्स हैं. 6 रेड 9 ग्रीन बॉल्स. बॉक्स 2 में 8 रेड है 12 ग्रीन है. 8 रेड एंड 12 ग्रीन बॉल्स आर देयर. सो टोटल यहां पे लिख देते हैं दैट बॉक्स 1 में वी हैव टोटल ऑफ 15 बॉल्स, बॉक्स 2 में वी हैव टोटल ऑफ 20 बॉल्स. ओके, टोटल रेड आर 14 एंड टोटल ग्रीन आर 21. ओके, ये हमें क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा. ओके, उसके बाद बोला है इवन हमारा इवेंट है, लेट इवन बी द इवेंट दैट द बॉल चूजन बिलोंग टू बॉक्स 1. ओके, सो बॉक्स 1
हमारा सेलेक्ट हो वो इवेंट E1 है, E2 be the event that the ball chosen belong to box 2 कि E2 हमारा इवेंट मान लेते हैं कि बॉक्स 2 से जब बॉल सेलेक्ट होगी। फाइन। नेक्स्ट F1 इवेंट है कि बॉल रेड हो एंड F2 इज कि बॉल हमारी ग्रीन हो। फाइन। तो हमें 4 ऑप्शन में से देखना है। पहला ऑप्शन है हमारा द इवेंट्स E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट। फाइन। तो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इंडिविजुअल। प्रोबेबिलिटी E1 का क्या हो जाएगा? देखिए E1 इवेंट क्या है कि बॉक्स 1 मेरा सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बॉक्स 1 किस तरह से सेलेक्ट होगा? टोटल बॉल्स कितनी है उसमें? 15, ठीक है, बॉक्स 1 में। बट अगर हम इस तरीके से देखें तो टोटल बॉल्स मतलब बॉक्स 1 में कितनी बॉल्स हैं आपकी? 15, बट टोटल ग्रीन एंड रेड कितना हो जाएगा? 35। ओके, सो दिस इज 35। प्रोबेबिलिटी ऑफ F1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देख लेते हैं हम अभी, है ना, सॉरी E2। प्रोबेबिलिटी E2 का हम देख लेते हैं। E2 इवेंट के लिए क्या हो जाएगा? 20 टोटल बॉक्स 2 में, है ना, कि बॉक्स 2 हमारा सेलेक्ट हो रहा है, उसमें टोटल बॉल्स कितनी है? 20 एंड टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 35। प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 प्रोबेबिलिटी F1 कि बॉल रेड हो, 14 रेड है एंड टोटल आर 35, ठीक। प्रोबेबिलिटी हमारा F2 का बॉल ग्रीन हो, दैट इज 21 और टोटल बॉल्स आर 35। फाइन। तो ये हमारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हो गई हैं। अभी हमारा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जैसे E1 इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें चेक करना है E1 और F1 इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो E1 इंटरसेक्शन F1, लेट्स से ये क्या होने वाला है? E1 इंटरसेक्शन F1 का मतलब हो गया कि बॉक्स हमारा फर्स्ट सेलेक्ट हो एंड F1 दैट बॉल शुड बी रेड। ओके, तो बॉल रेड होगी, बॉल रेड होनी चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल रेड फ्रॉम बॉक्स 1। फाइन। तो बॉक्स 1 में कितनी रेड है? 6, है ना। और टोटल कितनी है बॉक्स 1 में? 15। तो दिस इज कितना आ जाएगा हमारा? सॉरी, ये 35 आएगा। सो वी हैव 6/35। तो यहीं से हम देख लेते हैं E1 into F1 मीन दिस शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into प्रोबेबिलिटी ऑफ F1। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into F1 क्या आ जाएगा? देखिए 15 डिवाइड बाय 35, ये थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। वी हैव 5, 3 and 7, दिस इज 7, 2 and 5। सो 6 बाय सेम आ रहा है, 3/7 into 2/5, 3/7 into 2/5, this is 6/35 which is equal। okay, so E1 and F1 ये इंडिपेंडेंट है, ओके, बट E2 एंड F2 आपके डिपेंडेंट नहीं आएंगे, बिकॉज इन द सेम वे अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो E1 इंटरसेक्शन F1, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 F2 देखना है तो E2 इंटरसेक्शन F2 विल चेक, तो ये क्या हो जाएगा? F2 से बॉल आनी चाहिए अब, है ना, और वो ग्रीन होनी चाहिए।
फाइन. ग्रीन बॉल फ्रॉम बॉक्स 2, यस, ग्रीन बॉल फ्रॉम दिस वन. तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12/35. एंड आप इंडिविजुअल चेक करेंगे E2 इंटू F2, तो वो भी यही सेम आ रहा है, यानी कि ये भी इंडिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बी नहीं होगा. एंड नाउ F1 अपॉन E1 चेक करने के लिए F1 इंटरसेक्शन E1 की जरूरत पड़ेगी. वो देखिए हमने यहां पर ही निकाला है, अभी 6/35 है. ओके, एंड F1 अपॉन E2 निकालना है. F1 अपॉन E2 निकाल लेते हैं. तो उसके लिए E2 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 अपॉन E2 इज F1 इंटरसेक्शन E2 क्या आ जाएगा कि बॉक्स हमारा 2 सेलेक्ट हुआ हो एंड बॉल हमारी रेड हो, दैट इज 8/35. ओके, एंड हियर वी हैव E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली थी हमने, दिस इज हियर, दैट इज 20/35. सो दिस इज 54/7. सो दिस इज, या 20/35 ही लिख देते हैं, सो दैट कैंसिल हो जाएगा. हमारा 8/20 आ गया. 8/20 मीन्स 4 2 एंड 4 5, 2/5 आ रहा है. 2/5 ये आ रहा है. और अभी हमने चेक किया था, ये देखिए ये भी सेम 2/5 आ रहा है. 6/25. क्या चेक करना था हमें, F1 अपॉन E2 एंड दिस वन F1 अपॉन E1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 अपॉन E1 और चेक कर लेते हैं. सो दिस इज इंटरसेक्शन, ये है हमारे पास 6/35 एंड यहां पे हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी आई थी F1 अपॉन E1. E1 का प्रोबेबिलिटी है 15 E1 अपॉन F1 अपॉन E1 है हमारा. सो दिस इज 6/35 एंड E1 की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ रही थी, 15/35. So this is 3 2 and 3 5. Yes. So थोड़ा जम्बल्ड हो गया है, but I think if you are going with me, then you can see each and every step very very clearly. Okay. So यहाँ पे देखिए हमारा ये इक्वल आ गया है, तो इस वजह से ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F1 अपॉन E1 देखिए हमने निकाला ही है. F2 अपॉन E2 बाय द सेम मेथड यू कैन फाइंड. तो you'll see that ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं आएगा. Okay. So next question we have on 3D. That is 6th question of paper 1. तो क्वेश्चन में बोला गया है let P be the plane such that it contains a straight line so and so and is perpendicular to the plane this much. Let P1 be the plane which passes through the point this and is parallel to P. Okay. तो अगर एक प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है, मीन्स let drs of plane P be A, B, C. ओके, तो हम उसके drs ले लेते हैं इस तरीके से, A, B, C ले लेते हैं. ठीक, तो प्लेन की इक्वेशन अगर हम कंसिडर करें, अच्छा प्लेन की इक्वेशन बाद में ले लेंगे, पहले हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं. अच्छा, दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये देखिए क्या होगा कि अगर मैं बात करता हूं तो इसका नॉर्मल है, ये प्लेन है इसका नॉर्मल है, ये प्लेन है इसका नॉर्मल है, तो दीज टू आर ऑल्सो परपेंडिकुलर. ओके, तो ये इस तरीके से परपेंडिकुलर आएगा. मतलब वो बोल रहा है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है जिसके drs क्या है 1 2 and 3. ओके, एंड दिस लाइन इज लाइंग इन दैट प्लेन. तो अगर ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है तो भाई इस पे भी ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो इसके drs हैं 2 3 1 है ना. तो ये इसका डॉट, मतलब मैं बोलूं कि ये जो लाइन है एंड जो प्लेन का जो नॉर्मल आया था उसका क्रॉस
जो रिक्वायर्ड प्लेन है P उसके अलॉन्ग आएगा, ऐसा नो। तो हम इन दोनों क्रॉस निकाल देते हैं, तो क्रॉस निकालेंगे तो आप देख लीजिएगा, मैं क्रॉस इस तरीके से निकाल देता हूँ, यहीं पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, 2 1 एंड दिस 3, सो वी हैव 2 minus 9 minus 7, okay, and in between 1 minus 6 minus 5, but एक नेगेटिव लगाना हो, that is why 5, 3 minus 4, that is minus 1. So we can also say that the DRs are 7, 5 and 1. Okay. Now plane की जो इक्वेशन हो जाएगी हमारे, let the plane P be 7x minus 7x minus 5y plus z प्लस d या इक्वल्स टू d बोल देते हैं, लाइक दिस। ये हमारा प्लेन P हो जाएगा। बट लाइन जो लाई कर रही है उसमें जो पॉइंट होंगे, लाइन पे पॉइंट कौन सा लाई कर रहा है यहीं पे लिख लेते हैं, दैट इज 1, 3 एंड -2। ये पॉइंट भी प्लेन में होंगे, तो इन पॉइंट को हम प्लेन में रख देते हैं, है ना। सो वी हैव d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1 -15 प्लस -2 आ जाएगा, सो d will be equals to how much, 7 and -17, that is -10। तो देखिए ऑप्शन में हमारा A डायरेक्टली दिख रहा है हमें, द इक्वेशन इज 7x, 7 - 5 और ये 1 तो हमने निकाला ही था, d की वैल्यू -10 आ रही है, सो दिस इज द सेम प्लेन। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स P एंड P1, P1 कौन सा प्लेन है, P1 बी द प्लेन विच पासिस थ्रू दिस एंड इज पैरेलल टू दिस। तो P1 पैरेलल है आपका P के, यानी कि उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7x minus 5y plus z, ओके, एंड दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू 4,2,2। तो देखिए यहीं पे पॉइंट रख देते हैं, उसी के बराबर कर देंगे। तो 4 7 28 minus 2 into 5 that is -10 and plus 2 that is 18 plus 2 20. So the plane is 7x minus 5y plus z is equals -20 कर लेते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन विल बी क्या होता है, मॉड C1 माइनस C2, दैट इज इसका जो कांस्टेंट पार्ट आया था वो +10 बोल लेते हैं। सो 10 माइनस -20 दैट इज 10 + 20 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 1। सो वी हैव 30 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 49 + 1 50 25 75। So we have this 75 और 75 का अगर कॉमन लें तो 5 बाहर आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 रूट 3। सो फाइनल आंसर विल बी 6 बाय रूट 3। 6 बाय रूट 3 को और भी आप लिखना चाहें तो 2 into 3 दैट इज 2 रूट 3 आ जाएगा। बट देखिए गलती है, मतलब गलती होने के चांसेस हैं कि हम नीचे 2 रूट 3 देखें और उसे टिक कर दें, तो उसका ध्यान रखिएगा। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन इज not this one, so option B is wrong। option C पे आते हैं, the distance of plane P from the origin, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, D origin कर लेते हैं हम, that is 0 0 0। किसका चाहिए हमें, प्लेन P का, प्लेन P का चाहिए। ओके, तो मॉड ऑफ +10 डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू आने वाली है √75। ओके, सो वी हैव 10 डिवाइडेड बाय अगेन 5 रूट 3। ओके, तो इसको हम चेक कर लें तो 2 बाई रूट 3 आ रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट द सेम आंसर, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन P एंड द प्लेन दिस वन, तो इसके लिए प्लेन ही उन्होंने अलग दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट एक्यूट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अ गिवन प्लेन एंड द प्लेन P। ओके, सो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ 7 into 2 minus 5 into 2 plus 1 into 1, okay, divided by √75 into root, we have 2 square plus 2 square plus 1, that is 9. So this is 14 minus 10, 4 plus 1, 5. 5 divided by, we have this 5 √3 into 3. So 5 over. So this will be 1 upon 3 √3. Okay.
So D option is correct. सो अब कैलकुलस का नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, एफ सच दैट आर से आर में एक आर्बिट्ररी फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सो आपको ये सारे ऑप्शन चेक करने हैं। जी इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, या एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन जी इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। लेट्स सी। सो जो पहला ए ऑप्शन है आपका, उसमें अगर हम ध्यान दें तो जी एक्स आपका क्या है, एक्स एफ एक्स है। सो बेटा आप अगर आपका एफ एक्स 1/x की फॉर्म में आ गया, सो यू कांट से कि जी एक्स इज कंटिन्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो जी एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। अब आती है बात बी ऑप्शन की। सो बी ऑप्शन है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 देन जी इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। एफ कंटिन्यूस है अगर एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर, सो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी और वो कितनी होगी, एल होगी। लेट्स से मान लिया कि इतनी लिमिट आ रही है एफ एक्स की एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर, और यही एफ 0 की वैल्यू होगी क्योंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। जी एक्स इज एक्स एफ एक्स, तो जी एक्स की हमें लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी। सो लेट्स से जी एक्स की हम अगर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो जी डैश 0 प्लस क्या आएगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जी 0 प्लस एस जी जी एच माइनस जी 0 अपॉन एच। और एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एफ एक्स। सो अगर हम जी 0 की यहाँ पर बात करें तो जी 0 कितना होगा, 0 इंटू एल, तो जी 0 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, दिस वैल्यू इज 0। सो ये फंक्शन बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। जी एच का जो एक्सप्रेशन है हम लिख देते हैं, दिस इज एच एफ एच एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ एच अपॉन एच दैट इज एल। सो यहाँ पर राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एल आ रही है। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी भी निकालेंगे इसकी, सो वो भी एल आएगी। इसका मतलब क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूस था तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी 0 पर, तो जी 0 0 हो गया। और आपने इससे फॉर्मूला से राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करी, दोनों इक्वल आएंगी। इसका मतलब जी एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आते हैं हम सी और डी पर। अब इसमें उल्टा दिया है कि अगर जी एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, डी ऑप्शन, एंड एफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो आप जरा फॉर्मूला देखो यहाँ पे, जब आप जी एक्स की आपसे कहा गया है कि जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, सो मैंने इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाली तो ये आई। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एच एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एच एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी एल एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि एग्जिस्ट करेगा, जो कि डी ऑप्शन कह रहा है कि इफ़ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी कि इसको एग्जिस्ट करने के लिए, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करने के लिए एफ एक्स की 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि एफ एक्स कंटिन्यूस ही होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 पर एफ एक्स की, सो ज़रूरी नहीं है फंक्शन कंटिन्यूस, हो सकता है F0 पर वैल्यू डिफरेंट आ जाए। सो ये हमेशा ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आर बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ पेपर 1 मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, मॉडरेट में आएगा, बस हाँ कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, m इज इक्वल्स टू 2,1 -1, 0 और m की पावर 26 दिया है। तो बेटा जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम m की पावर 26 थोड़ी ना फाइंड करेंगे, m स्क्वायर m क्यूब m की पावर 4 एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2x2 की मैट्रिक्स है तो बहुत ईजीली मैं फाइंड कर सकती हूँ यहाँ पर m स्क्वायर को अगर देखें, दिस इज़ 2 1 -1 0 एंड दिस इज़ 2 -1 1 0, तो कितना आएगा बच्चे, 4 -1 3 एंड देन दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1 0 की -1। इसी तरीके से बस m क्यूब और निकाल के देखते हैं,
क्या पैटर्न फॉलो होगा, एम स्क्वायर इंटू एम, 3 2 -2 -1 इंटू 2 1 -1 0, and you can see this is 6 minus 2 is 4, and this is 6 minus 2 4 minus 3, and this is 4 minus 1 is 3, and minus 2 and minus 2. सो यू कैन सी m में जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर वो 2 आ रहा है, फिर से m स्क्वायर में 3, m क्यूब में 4. तो सिमिलरली यू कैन से कि m की पावर 26 में यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है m में 2, फिर 3, फिर क्यूब में 4, तो m की पावर 26 में यहाँ पर एलिमेंट क्या आएगा, 27. और अगर q की बात करें तो यहाँ पर -1 है, स्क्वायर में -2, क्यूब में -3, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका -26. ठीक है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, AP बन रही है. और फिर अगर हम इसमें इस R की बात करें, R जो एलिमेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले ये 1 आया है, फिर 2 आया है, 3 आया है m क्यूब में, तो m की पावर 26 में कितना आएगा, 26. और s की अगर बात करें तो पहले 0 आया है, फिर -1, फिर -2, यानी डिक्रीज़ हो रहा है. यहाँ पर 0, यहाँ पर स्क्वायर में -1, क्यूब में -2, मतलब इसमें कितना आएगा, m की पावर 26 में कितना आएगा, -25. सो दिस इज़ गिवन एज PQRS. सो कंपेयर कर दें हम तो p की वैल्यू आ गई 27, q की आ गई -26, r आ गया आपका 26, एंड s भी आ गया आपका -25. ठीक है, सो ये तो आपको इन सब की आपको ज़रूरत पड़ सकती है. PQRS की ज़रूरत आपको C ऑप्शन को चेक करने के लिए पड़ेगी. सो बेसिकली अभी मुझे A निकालना है, समीशन ऑफ m की पावर k दिया है, और A ऑप्शन को भी चेक करना है mn में n एग्जिस्ट करेगी कि नहीं. सो लेट्स सी. तो PQRS हमारा आ चुका है. अब मैं ये अगर समीशन इसकी बात करें, हम इसमें बात करें समीशन k बराबर 1 से 26 m की पावर k इज इक्वल्स टू ABCD दिया है. सो ये अगर मैं समीशन की बात करूं तो आप देखिए ध्यान से, m में 2, फिर m के स्क्वायर में 3, फिर 4, तो कहाँ तक जाएगा, 2 + 3 + कहाँ तक जाएगा, ये आपका 27 तक जाएगा. ऐसे ही B के लिए हम बात करें, सब मैट्रिसेस का सम करें तो -1, फिर -2, फिर -3, -1, -2, -3 से कहाँ तक जाएगा, -26 तक जाएगा. और C की अगर हम बात करें इसके समीशन में, सो 1 2 3 से लेकर 26, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन 26. और D की अगर हम बात करें तो ये जाएगा आपका 0, फिर -1, -2 से लेकर -25. और इसका हम सम इजीली निकाल सकते हैं. वी नो समीशन एंड दिस इज व्हाट, आप इसका सम निकालिए, 2 + 3 + अप टू सो ऑन 27. दीज आर 26 नंबर्स, 26/2 इंटू AP के सम का फॉर्मूला लगा दिया, 26/2 इंटू 2 + 27. और थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पर कितना आएगा, -1 + 2 + 3 अप टू 20, समीशन n का फॉर्मूला लग जाएगा 26 इंटू 27/2. एंड देन यहाँ पर भी यही आ जाएगा 26 इंटू 27/2. और इसमें कितना आएगा, माइनस बाहर, इसमें 25 टर्म है तो 25 इंटू 26/2. इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे. पॉज कर दो, थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको रब कर लेती हूँ बच्चों, और इसको सॉल्व कर लेती हूँ. तो ये समीशन कितना आया, इसको सॉल्व करेंगे. 377 माइनस 351 ये आएगा. और बच्चों इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये भी यही एक्सप्रेशन है, दिस इज़ 351, और ये आएगा आपका -325. सो ये सॉल्व हो गया. सो कंपेयर कर लीजिए, आपका ABCD भी बच्चों फाइंड हो गया. बस यहीं तक की कैलकुलेशन थी, आगे क्वेश्चन आसान है. A आ गया आपका 377, B आ गया आपका -351, C आ गया 351, एंड D इज़ -325.
सो ये सब आ गया है. सो लेट्स स्टार्ट द. सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग. बी की वैल्यू बी में ए की वैल्यू 378 दी है, जबकि हमारी ए की वैल्यू 377 आ रही है. अभी ए ऑप्शन में बाद में चेक करूँगी. सी और डी को देख लेते हैं. ये 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन बन गए दोनों. और आईआईटी का बहुत पैटर्न रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे कहीं ना कहीं वो मर्ज करके क्वेश्चन बनाते आए हैं. सो वही यहाँ पर बनाया है. जैसे आपको सी ऑप्शन में क्या कहा है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू एम. पी इज़ वॉट 27x प्लस क्यू इज़ माइनस 27x माइनस 26y इज इक्वल्स टू m. एंड आर एक्स यानी कि 26x, आर एक्स प्लस एस वाई यानी कि माइनस के 25y इज इक्वल्स टू n. इनके जो हैं फॉर m and n देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर x and y. तो यू नो दीज आर टू लीनियर इक्वेशन. और अगर मैं इसमें a1/a2 निकालूं और b1/b2 निकालूं तो वो इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि a1/a2 कितना आ रहा है 27/26. a1/a2 यहाँ पर कितना आ रहा है 27/26 और b1/b2 कितना आ रहा है आपका 26/25 विच आर नॉट इक्वल. सो इन दोनों लीनियर इक्वेशन के जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो यूनिक सोल्यूशन होंगे. सिमिलर डी ऑप्शन भी बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है. कैलकुलेशन यहीं तक थी इसमें ज़्यादा. सो डी ऑप्शन के लिए हम अगर देखें, सो मैं यहाँ कर देती हूँ डी ऑप्शन, यहाँ पर कर लेते हैं. डी ऑप्शन में क्या है, ए प्लस टी एक्स प्लस बी वाई. सो ए इज़ 377 प्लस टी एक्स प्लस बी इज़ माइनस 351 y इज इक्वल्स टू 1. is equals to 1. And C is 351x. D plus T plus minus 325 plus T y is equals to minus 1. These are two equation. They also have a unique solution. तो इसमें भी हम चेक कर लेते हैं a1/a2 क्या b1/b2 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो यहाँ देखें अगर हम, तो इस क्वेश्चन में a1/a2 है 377 प्लस टी अपॉन 351 और b1/b2 है माइनस के 351 अपॉन माइनस के 325 प्लस टी. क्या कह रहे हैं, फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर t इज़ पॉजिटिव रियल नंबर, द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन. यस, आपका अगर t अगर पॉजिटिव है सो ये इसमें a1/a2 और b1/b2 कभी भी इक्वल नहीं आएंगे. आप देख लीजिए, आप अगर मान लीजिए यहाँ पर t लेट से आपने t1 लिया तो ये तो बढ़ेगा ना 378 और ये तो फिक्स है, और यहाँ पर 351 फिक्स है. तो अगर आपने t पॉजिटिव लिया यहाँ पर, सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ b1/b2 और यहाँ a1/a2 कभी भी इक्वल नहीं आएंगे. तो t की पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपका जो है यहाँ पर इन इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, इसे क्वाड्रेटिक को इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए. सो उससे भी निकल के आ जाएगा कि t की पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपके जो है इस इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट ए ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पर ए ऑप्शन है कि देयर एग्जिस्ट, तो ये बी सी और डी बच्चों करेक्ट हो गया. ए ऑप्शन को देखें, देयर एग्जिस्ट अ 2x2 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स n with real entries such that mn is equals to n into 1011. सो n आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, m आपको पता है, और लेट से थोड़ी देर के लिए n मैंने ये मान ली x1 y1 x2 y2 ये मान ली मैंने. ठीक है. और mn कितना है, mn हो गया आपका m is 2 1 minus 1 0, n is x1 x2 y1 y2 is equals to n यानी x1 x2 y1 y2 into what 1 0 1 1.
आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा आपका, दिस इज़ 2x1 माइनस x2 इस रो की इस कॉलम से, फिर 2y1 माइनस y2, फिर x1 यहाँ आएगा, फिर y1 यहाँ आएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या है 1011, सो x1 यहाँ आएगा और x1 प्लस y1 यहाँ आएगा और x2 यहाँ आएगा और कितना आएगा यहाँ पर x2 प्लस y2। दोनों मैट्रिसेस को हमने कंपेयर करा तो यहाँ देखिए ये x1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया x2, ठीक है, और y1 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये फर्स्ट एलिमेंट को कर लेते हैं, 2x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू x1, सो यहाँ से भी आपका x1 इज इक्वल्स टू x2 ही आ रहा है। खैर इन दोनों को इक्वेट करो तो 2y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1, और यहाँ से कितना आएगा y1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस y2, और अगर फोर्थ करें तो इससे भी यही आएगा y1 इज इक्वल्स टू x2 इज x1, तो y1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस y2 ही आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा है ये, तो अगर अब हम ये सॉल्व करें x1 की वैल्यू x2 है तो क्वेश्चन क्या है, देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। सो इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारी ये थी, इसमें x1 इज इक्वल्स टू x2 आया है, y1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस y2 आया है। सो मैं अगर इस मैट्रिक्स में ये पुट कर दूँ, सो यहाँ पर जो आपकी मैट्रिक्स n आ गई ना बच्चों, वो क्या आ गई, x1, x2 भी x1 है, y1 और दिस इज x1 माइनस y1, y2 इज x1 माइनस y1 और दिस इज़ x1, x2 नॉट x2, दिस इज़ x1। और अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करूं तो इसमें मैं r2 इज इक्वल्स टू r2 माइनस r1 भी करती हूँ, तो दिस इज़ दिस मैट्रिक्स इज x1 y1 एंड दिस इज़ 0 x1 माइनस 2y1, ठीक है, और इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x1 इंटू x1 माइनस 2y1 विच इज़ x1 स्क्वायर माइनस 2x1 y1। तो अगर ये डिटर्मिनेंट और हमें x1 y1 इस तरीके से चूज़ कर लें कि ये वैल्यू 0 नहीं हो, तो इसका मतलब n एग्जिस्ट करेगी जो कि एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी सच दैट mn इज इक्वल्स टू n इंटू 1 0 1 1। सो ए ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, सी आ गया था, डी आ गया था, बी इज़ इनकरेक्ट क्योंकि ए की वैल्यू हमने सॉल्व करी तो 377 आई थी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलस का क्वेश्चन है, डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करना है इसमें। सो ये जो फंक्शन दिया है ना बच्चों, वो -π/2 से π/2, डोमेन इसका -π/2 से π/2 में ही चेक करना है, और f(x) जो दिया है वो आपको दो फंक्शंस का सम दिया है, दोनों अलग अलग ले लेती हूँ मैं। f(x) इज इक्वल्स टू आपको दिया है mod x प्लस mod x माइनस 1 साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x साइन x। तो यहाँ ध्यान से देखें, इसको मैं दो फंक्शन में ब्रेक कर लेती हूँ, एक तो लेट्स से दिस इज gx एंड सेकंड वन इज़ hx। सो दोनों को अलग अलग मैं चेक कर लेती हूँ, और आप अच्छे से जानते हैं कि दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं तो उनका सम कंटिन्यूस होता है, सो वो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल होता है, ये सब हम प्रॉपर्टी लगा के इसमें चेक कर लेंगे। तो अगर हम gx जो फंक्शन है इसको ध्यान से देखिए, ये मॉडुलस है, ये 0 पर और ये 1 पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, और मॉडुलस है सो ये ऑलवेज कंटिन्यूस है, तो mod x प्लस mod x माइनस 1 इज ऑलवेज कंटिन्यूस, sin x इज ऑलवेज कंटिन्यूस, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या हो गया, हमेशा कंटिन्यूस हो गया। सो अगर हम बात करें gx क्या लिया मैंने, gx लिया mod x प्लस mod x माइनस 1 इंटू साइन x,
दिस इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। सो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ। कब कब, जब x लेस देन इक्वल्स टू 0, जब x लाई बिटवीन 0 से 1 एंड जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। इस तरीके से हमने यहाँ पर चेक कर लिया। सो अगर x आपका लेस देन 0 है तो मॉड x ये माइनस एक्स आएगा, ये कितना आएगा, ये भी विद माइनस साइन उतरेगा, ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा फंक्शन 1 माइनस 2x इंटू साइन एक्स। 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये 1 माइनस साइन एक्स बनेगा, ये x बनेगा। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया 1, तो ये बन गया केवल साइन एक्स। और फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 जो फंक्शन आएगा हमारा, ये x माइनस 1, ये x, 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स, दिस इज़ द फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम चेक करते हैं कहाँ पर, ये कहाँ ब्रेक हो रहा है। अगर हम देखें ध्यान से, ये 1 माइनस 2x साइन एक्स अपने इंटरवल में x लेस देन 0 में कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, साइन एक्स भी है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में है कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। तो बेसिकली हमें कहाँ देखना होगा, ये जो पॉइंट्स हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन पे हमें चेक करना होगा, यानी कि 0 पर और 1 पर हमें चेक करना है। सो हम इनकी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लेते हैं 0 और 1 पर। तो इसके लिए मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, g डैश निकाला, इसका डिफरेंशिएशन करके लिख लिया x लेस देन 0 के लिए कितना आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और माइनस 2x साइन एक्स है तो माइनस के 2 साइन एक्स, एक्स का 1 हो गया, और माइनस के 2x कॉस एक्स, और फिर यहाँ आ गया कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा 2x साइन एक्स का 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस कॉस एक्स। कब, जब x लेस देन इक्वल्स टू 0, x लाई बिटवीन 0 से 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कि g डैश 0 के लेफ्ट में अगर हम चेक करें, सो 0 के लेफ्ट में ये 0, दिस इज़ 1, एंड 0 के राइट में अगर हम चेक करें तो दिस इज कॉस 0 इज़ ऑल्सो 1, तो 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा, gx। और 1 पर हम चेक करें तो 1 के g डैश 1 के लेफ्ट में अगर हम चेक करें, 1 के लेफ्ट में आएगा दिस इज कॉस 1, और 1 के राइट में अगर हम चेक करें तो कितना आएगा, दिस इज 2 साइन 1, 2 कॉस 1 माइनस कॉस 1 विच इज़ 2 साइन 1 प्लस कॉस 1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 1 पर इक्वल नहीं है। g डैश 1 प्लस इज़ नॉट इक्वल्स टू g डैश 1 माइनस, इसका मतलब फंक्शन ये वाला जो फंक्शन है जो gx है वो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सो ओवरऑल दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। सो x इज इक्वल्स टू 1 पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है ओवरऑल gx प्लस hx। अब अगर हम hx की बात करें तो hx जो आ रहा है ना बेटा, hx यहाँ आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x साइन x, और जो इंटरवल दिया हुआ है हमें वो -π/2 से π/2 है। तो अगर x निगेटिव है तो साइन x भी यहाँ पर निगेटिव है। सो बेसिकली x साइन x तो पॉजिटिव रहेगा, और कितना रहेगा, 0 पर ये 0 होगा और π/2 पे ये π/2 होगा। तो x साइन x जो है वो आपका 0 से π/2 के बीच में जा रहा है, और 0 से π/2 के बीच में आपके दो इंटीजर्स हैं, एक तो 0 और दूसरा 1। सो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना बेटा, इसकी वैल्यू जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी पॉसिबल वो 0 आएगी और 1 आएगी। सो आपको अच्छे से पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉब्लम ही कहाँ करता है, जब ये इंटीजर बन रहा होता है। तो जब ये वैल्यू 0 हो रही होगी, मान लीजिए कोई एक वैल्यू है x इज इक्वल्स टू a, x लेस देन a पर ये 0 से 1 के बीच में जा रहा है, फिर x ग्रेटर देन a पर ये 1 से बड़ा जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है। तो x इज इक्वल्स टू a पर क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। सो a पर आ गया, लेकिन ये a लिया है मैंने 0 से π/2 के बीच में, तो ऐसे ही ये पॉइंट -π/2 से 0 में भी होगा, तो वो पॉइंट क्या आएगा, -a। x इज इक्वल्स टू a और -a पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ये दो पॉइंट आगे हमें एक ही वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो क्या पॉइंट है, हमसे नंबर ऑफ पॉइंट पूछ रहे हैं। सो दो पॉइंट्स तो ये आ गए जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, a एंड -a,
और और यहाँ पे कंटिन्यूस है नहीं है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल भी नहीं है। सो 2 पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आ गए, और एक पॉइंट आपका यहाँ से आया 1, x इज इक्वल्स टू 1, जिस पर ये gx डिफरेंशिएबल नहीं है। सो ओवरऑल एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स प्लस एच एक्स, ये कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है, ए पर और माइनस ए पे कंटिन्यूस नहीं है। फिर ये डिफरेंशिएबल कहाँ पर नहीं है, ए पर, माइनस ए पर एंड 1 पर। तो आपके जो पॉइंट्स आए जिनके लिए कंटिन्यूस नहीं है वो 2 पॉइंट्स आ गए, ए एन माइनस ए। डिफरेंशिएबल नहीं है वो 3 पॉइंट्स आ गए, ए माइनस ए एन 1। तो 2 डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आ गए हैं, 3 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट आ गए। तो 2 + 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। सो आंसर इज 5। So next question is on permutation and combination, that is PNC. The number of ways to distribute 10 identical red pens and 14 identical blue pens among 4 persons such that each person gets 6 pens. तो देखिए 4 पर्सन है तो हम बोल लेते हैं पर्सन 1 प्लस पर्सन 2 प्लस पर्सन 3 प्लस पर्सन 4। हम 10 रेड पेनों से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सच दैट, जैसे रेड पेन को हमने रेड RI बोल लिया प्लस BI, दिस इज 6। मीन्स कि अगर इस पे एक रेड पेन जा रहा है तो बचे हुए ऑटोमेटिकली 5 पेन ब्लू चले जाएंगे। लेट्स से मान लेते हैं कि इस पे 2 रेड पेन जा रहे हैं तो 4 ऑटोमेटिकली वो ब्लू पेन ले लेगा। P2 पे उसी तरह से अगर 3 जा रहे हैं आपके रेड पेन तो 3 ब्लू पेन ले लेगा। एंड 2 3 आई एम डिस्कसिंग वन ऑफ दोज केसेस कि हमारा एक केस में डिस्कस कर रहा हूं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। ओके 3 रेड है 3 ब्लू है। अब यहाँ पे लेट्स से 2 3, तो यहाँ पे मान लेते हैं 4 रेड दे दिए हमने से, 4 रेड दे दिए तो 2 ब्लू चले जाएंगे, है ना, 6 हो गए। एंड 2 3 5 + 4 9, यानी कि 10 ही है तो एक जाएगा 4th पर्सन पे रेड, तो बचे हुए 5 ब्लू हो जाएंगे। तो आप इस केस को देखिए, सारे 24 ये टोटल आ रहा होगा। 2 + 4 6, ये तो आ ही रहा है, तो 6 × 4। अच्छा ऐसे क्रॉस चेक करें, 2 3 4 एंड 1, तो 2 + 3 5 + 4 9 + 1 10 हो गया। एंड रिमेनिंग जो ब्लू पेन्स आप टोटल करेंगे तो 4 + 3 7 + 2 4 + 3 7 + 2 कितना हो गया आपका, 9 + 5 14। तो हमारे पास 14 ही आइडेंटिकल ब्लू पेन्स है। ओके सो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। बट हाउ विल डू इट, तो देखिए हमने पर्सन 1 पे एक लिमिट लगा दी थी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 6, यानी कि ये सब पे होगी तो मैं इसे PI बोल देता हूं, है ना। तो क्या करते हैं, इसे कोफिशिएंट मेथड से हम बोल लेते हैं, या मल्टीनोमियल भी बच्चे इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट मेथड से हमने क्या बोला, दैट फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 10 in, देखिए x raised to power 0, x raised to power 0 plus x raised to power 1 and x raised to power 2 so on till x raised to power 6। बट कितने हैं ये, 4, दैट इज 4। तो GP है ये, तो GP सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 1 minus x raised to the power how much terms 7 divided by 1 minus x raised to the power 4। तो 1 minus x raised to power 7 raised to power 4 into 1 minus x raised to power minus 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बायनोमियल से, सो विल हैव 1 minus 4c1 into x raised to power 7। अब देखिए आगे जाएंगे तो x raised to power 14 आएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। वाई, बिकॉज हमें तो टोटल 10 ही चाहिए, दैट इज वाई इसको यहीं पे डॉट डॉट आप छोड़ दीजिए, आगे कोई फायदा नहीं है। बाकी ये हमारा बैंक है ही, हम इससे कितना भी ले सकते हैं। ओके सो x raised to power 10 कैसे निकलेगा, वी हैव 0 फ्रॉम हियर, सो टोटल 10 फ्रॉम हियर, दैट इज 10 + 4 minus 1c 4 minus 1 minus 4c1 आ रहा है, तो 4c1 into x raised to power 7,
तो 10 वहां से हमें टोटल चाहिए, तो 7 तो 3 यहां से चाहिए होगा, दैट इज 3 + 4 - 1 C 4 - 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज 13C3 - 4 × दिस इज 6C3। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 12 11 डिवाइडेड बाय 6 - 4 × 6 5 4 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 ओवर here 6 2, so we have 13 × 2, how much, 26 × 11, that is 26 + 26, that is, can we say 286? This is 286 minus 4 × 20, that is 80, तो 286 - 80 हमारा 206 आ जाएगा। All right then, we have next question on trigonometric identities। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रिड्यूस करके लिख लेते हैं, लाइक पाई 1 - cos 3r π/11, okay, where r is running from 0 to 4। Fine, now let's say जो हमारा एंगल है ये, इसको 2 थीटा को हम मान लेते हैं 3r π/11, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्वीनियंट हो जाएगा, पर यहाँ पे 2 भी है। ओके, तो 1 - cos 2 थीटा को देखते हैं क्या आता है, 1 - 2 cos 2 थीटा को, तो दिस विल बी 1 - 2 cos square theta - 1, which will be 1 - -1, so this is 3 - 4 cos square theta। ओके, इसको हम cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं अगर, तो ये आपका बन जाएगा cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, है ना, बट विद अ नेगेटिव साइन, है ना। तो यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स है, 0 पे भी है, 1 पे भी है, 2 पे भी, 3 पे, यानी कि यहाँ पे 5 टर्म्स है। 5 टर्म्स इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5 बार नेगेटिव साइन आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में तो माइनस बाहर ले लिया, पाई लिख लेते हैं, r इज 0 to 4 कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा cos 3 थीटा को मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ, थीटा इज 3 तो ये आ जाएगा, देखिए 3r + 1 π/2 भी आएगा, तो डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय cos 3r π डिवाइडेड बाय 22। सो देखिए क्लासेस में बताया जाता है कि हमेशा एक्सप्रेशन को सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। तो अगर हम इसे हर टर्म को एक एक ओपन करके करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे अगर हम कर रहे हैं तो बहुत इजीली सिंपल हो जाएगा ये। दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू r की वैल्यू लिखना हम स्टार्ट करते हैं, तो r को 0 डालेंगे तो देखिए क्या आएगा, cos 3 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय cos π/22। ओके, माइनस साइन हमारा साथ में चल रहा है ना, इसका हमें ध्यान रखना है। वैसे तो अल्फा स्क्वायर है, ये माइनस का कोई दिक्कत नहीं आएगी लास्ट में। cos नेक्स्ट इज +1 हो जाएगा, यानी कि 9 π/22 हो जाएगा, एंड नीचे आ जाएगा आपका cos 3 π/22। ओके, अगला होगा cos 27 π डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय cos 9 π/22 into cos 81 π divided by 22 divided by cos 27 π/22, and the last one is cos 243 π divided by 22 divided by cos 81 π/22। फाइन, तो आप ये देखिए, कैंसिल 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 कैंसिल, लास्ट में ये जो 2 नंबर बच रहे हैं इनका देखिए कभी भी चेक करना है तो या तो 2 π या तो हम 243 π डिवाइडेड बाय 22 का सम देख लें,
किसके साथ, पाई डिवाइड बाय 22 के साथ, या फिर इसका डिफरेंस। तो देखो ये मैं दोनों एक साथ लिख देता हूँ। पाई में देखो कितना, प्लस में कितना आ रहा है, 244 पाई डिवाइड बाय 22, ओके। बट अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 242 पाई बाय 22। तो देखो ये तो पाई का कोई इंटीग्रल मल्टीपल नहीं बन रहा है, बट दिस वन इज, ये 22, ये आपका 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आपका 11 पाई बन रहा है। मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट ये कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन ऑल्सो कैंसिल आउट दीज टू नंबर्स। फाइन। तो यहाँ पे अल्फा हमारा -1 आ रहा है। अच्छा, -1 भी नहीं आ रहा है बिकॉज ये 11 पाई माइनस में हम लिख रहे हैं तो नेगेटिव साइन ये भी दे देगा। ऑल द वैसे भी हमें यहाँ पे अल्फा स्क्वायर करना है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो 5 - 1 दैट इज आपका 4 आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन थ्योरी ऑफ इक्वेशन, हम बोल सकते हैं। मिक्स टॉपिक का है, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक बोथ। तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स यूज करेंगे, ओके। लाइक दिस इक्वेशन, सो इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + x + 1 = 0। तो देखिए ऐसी इक्वेशन में हम p ऑप्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो p पार्ट में क्या हो रहा है कि x² + x + 1 के जो रूट्स होते हैं, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से डायरेक्टली बोल रहा हूँ दैट दिस इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओके। p पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो ओमेगा स्क्वायर में हम इसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, दैट इज 1/α + 1 रेज़ टू द पावर 26 क्या हो रहा है। सो दिस इज 1/α, लेट्स से हम इसे मान लेते हैं, तो सेम वो बीटा के साथ भी होगा, है ना। सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अल्फा + 1 यानी कि ओमेगा + 1 कितना हो जाएगा, -ω² रेज़ टू द पावर 26। 1/ω स्क्वायर को कैन वी राइट अगेन ओमेगा, है ना। So this will be omega raised to the power 26. Now 3 से डिवाइड होने के बाद जो भी रिमाइंडर देगा ये उसी के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि 2 + 2 4 and 6 10, 1 रिमाइंडर दे रहा है यानी कि ओमेगा के बराबर है। फाइन। एंड इन द सेम वे जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे 1/β + 1 रेज़ टू द पावर 26, ओके। सो दिस विल बी 1/, यहाँ पे आपका -ω आ जाएगा, -ω की पावर 26 हो जाएगा। सो दिस विल बी ओमेगा, माइनस तो चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, ओके। ऊपर हम रेसिप्रोकल लेके जा रहे हैं ना, ओमेगा रेज़ टू द ओमेगा स्क्वायर इज पावर 26, दिस विल बी ओमेगा रेज़ टू द पावर 2 6 12 1 कैरी 52 0 4। तो इसको आप ऐड करिए तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो यू कैन अगेन सी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो यानी कि अल्फा बीटा वापस से हमारे रूट्स आ रहे हैं। तो p के लिए हमारा बेस्ट इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, वापस से यही, यानी कि p के लिए हमारा 1 ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम q सॉल्व करेंगे तो q के लिए देखिए ये पूछा 27, तो इसमें और इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो एक बार फिर भी हम 1 + अल्फा, बिकॉज इसके भी रूट्स आपके क्या आएंगे, सेम टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो एक बार बस चेक कर लेते हैं कि दिक्कत क्या आएगी। तो देखो जैसे कि यहाँ पे इसने माइनस एब्जॉर्ब कर लिया था बिकॉज इवन पावर था, यहाँ पे माइनस हटा देगा। मीन्स अगर मैं क्यू ऑप्शन में चेक करूँ तो अल्फा + 1 ये तो हमारा था ही, तो अल्फा + 1 अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो रूट्स अभी भी यहाँ पे वही है। 27 की अगर बात करते हैं तो माइनस अल्फा यानी कि हमने ओमेगा मान लिया था, इसी की तरह हम कर सकते हैं। तो अल्फा + 1 -ω², तो -ω² रेज़ टू द पावर 27, ठीक है। रेसिप्रोकल लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन अपना नहीं छोड़ पाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्यू को कंटिन्यू करते हैं, तो नेगेटिव आएगा, ऊपर जाके ओमेगा हो जाएगा, रेज़ टू द पावर 27 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की जगह। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस रिमाइंडर कितना आ रहा है 11, 2 2 4 11 आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, दैट इज -ω²। तो लाइकवाइज दूसरा जो रूट आएगा हमारा 1/β + 1 रेज़ टू द पावर 27, ये आपका -ω हो जाएगा। एंड देखिए आपने प्रिपेयर किया है, ओमेगा के बारे में पता है एंड -ω के बारे में, तो आपके रूट्स जो होते हैं वो ओमेगा इस इक्वेशन के रूट होते हैं, तो -ω एंड ω² x² - x + 1 = 0 के रूट्स होते हैं, ओके। मीन्स
सेकेंड ऑप्शन। लाइकवाइज हम इसकी बात करते हैं आर पार्ट की। आर पार्ट में रूट्स जो होंगे वो आ जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 के, दैट इज माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो क्या आएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1, तो गामा लेट्स से दिस इज गामा, लेट्स से दिस इज डेल्टा, सेम तरीके से आ जाएगा। तो माइनस ओमेगा माइनस 1 रेज टू द पावर 2026 माइनस साइन को तो एब्जॉर्ब कर जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओके, ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 2026। सो दिस विल बी रेसिप्रोकल हो जाएगा ओमेगा की पावर 2026, यानी कि रूट्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, यानी कि ये ओमेगा के बराबर है। तो माइनस ओमेगा रखा तो ओमेगा आ रहा है ना, एंड अगर हम माइनस ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर दे देगा। मींस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसने पूछा इसका सम कितना होगा, तो ये अगर ओमेगा आ रहा है तो दूसरा दैट इज ये ओमेगा है हमारा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आने वाला है। इन दोनों का सम कितना होता है, दैट इज -1। सो ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो हम ये चेक करते हैं जरा, P का 1 P1 A और C ऑप्शन में है, ओके, Q2 दोनों में ही है, A एंड C ऑप्शन में है ना, R का 4 C में है, बट स्टिल एक और बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज C ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। S के लिए और हम चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने P+1 है। ठीक है, हम S पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। S पार्ट इज, देखिए इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ का P रूट है, तो एक को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सेम वैसा ही होगा। तो P स्क्वायर प्लस P इज इक्वल टू 1 लिखा हमने, तो P इंटू P+1 आपका 1 हो जाएगा। सो वी हैव 1 अपॉन P+1 इज इक्वल टू P, फाइन। तो 1 अपॉन P+1 क्यूब, यानी कि इसका क्यूब क्या हो जाएगा, P क्यूब। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन P+1 होल क्यूब प्लस 1 अपॉन R+1 होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू P क्यूब प्लस Q क्यूब। तो P क्यूब प्लस Q क्यूब क्या हो जाएगा, P प्लस Q होल क्यूब माइनस 3P क्यू इंटू P प्लस Q। तो ये सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट से क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज P प्लस Q इज -1, तो -1 आ जाएगा, -1 में Q -1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज अगेन -1, तो ये +3 हो जाएगा आपका, एंड दिस इज -1, सो आंसर इज -4। तो यस, सी ऑप्शन हमने टिक किया था, तो सी ऑप्शन में देखिए एस का पार्ट 5 आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, चलिए देखते हैं। तो P पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए P पार्ट में क्या है, P पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस -π to π में हमें देखना है sin x रेज टू द पावर 6 प्लस cos रेज पावर 4 x इज इक्वल्स टू 1। तो sin रेज पावर 6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos पावर 4, ऐसे लिख लेते हैं। sin रेज पावर 6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा sin रेज पावर 6 इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर। तो देखिए sin स्क्वायर यहाँ पे 4 कर देते हैं, एंड इससे हमें मिल जाएगा sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 कितने सॉल्यूशन देने वाला, -π से π में। देखिए एक -π पे होगा, एक 0 पे होगा और एक π पे होगा, तो 3 सॉल्यूशन तो ये हो गए। ओके, नाउ हियर sin रेज पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर होने वाला है। अब देखिए sin की वैल्यू, sin पॉजिटिव है तो 1 प्लस समथिंग है, लेकिन sin का भी 1 से ऊपर जाएगा नहीं। 1 प्लस समथिंग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज 1 प्लस पॉजिटिव टर्म है, तो sin का भी 1 से ऊपर जाएगा नहीं, यानी कि sin को 1 ही होना पड़ेगा और इन cos को 0 ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो -π से π में ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे,
आप देखिए -π/2 मिल जाएगा एंड π/2 मिल जाएगा जहाँ पे cos 0 होगा. ओके, सो दीज आर रेस्ट ऑफ द 2 सॉल्यूशंस. सो टोटल इज 5. तो P के लिए हमारे 5 सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी कि 5 ही ऑप्शन है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा. ओके, Q पार्ट देख लेते हैं. Q पार्ट में सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे. तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस रेज्ड पावर 6 इज इक्वल टू 1, दैट इज साइन स्क्वायर, या इसको हम राइट हैंड साइड ले चलते हैं. सो वी हैव कॉस रेज्ड पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज कॉस रेज्ड पावर 6 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर. तो देखिए कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉस रेज्ड पावर 6 माइनस 1 कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0. ओके, तो कॉस स्क्वायर यानी कॉस 0 होगा. ओके, कॉस रेज्ड पावर 6 यानी कि कॉस क्यूब माइनस 1, ऐसे कर लेते हैं, कॉस क्यूब माइनस 1 एंड कॉस क्यूब प्लस 1. तो देखिए 0, 1 एंड -1, कॉस इज इक्वल टू 0, -1 एंड 1, बिकॉज बाकी तो ये 4 रूट आपको इमेजिनरी देने वाले हैं, है ना. तो 0 -1 1, ये -π से π में कहाँ पे होगा, ठीक है. तो इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, देखिए -1 आपका हो जाएगा पाई पे एंड -π/2 से π/2 में देखना है. ओके, यहाँ पे चेंज है, मैंने इसको देखा था -π से π में, इसको देखना है अब -π/2 से π/2 में. तो देखिए 0 होगा कहाँ पे, सेम वैल्यू -π/2 एंड π/2, ठीक है, नो डाउट. -1 ये नहीं हो पाएगा बिकॉज कॉस का ग्राफ -π/2 से π/2 में कंप्लीटली पॉजिटिव है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कवर कर रहा है. ओके, तो उसमें ये आपका -1 नहीं हो पाएगा. 1 यस हो सकता है 0 पे, तो इसकी वैल्यू एक 0 पे आ जाएगी. दैट इज व्हाई वी हैव 3 सॉल्यूशंस इन द सेट. सो 3 इज 3. तो देखिए एग्जाम के लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, जैसे आप ये भी चेक करते चलिए कि P का 5 Q का 3 कहाँ है. P का 5 इज इन B एंड C ऑप्शन, Q का 3 इज ओनली इन B ऑप्शन. तो देखो हमारा आंसर तो यहीं आ गया है. तो एग्जाम के लिए हमें ये 2 ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें टाइम वेस्ट ही होने वाला है. जब श्योरली आपका ये आंसर आ गया है तो हम क्यों नहीं इसे लगा रहे हैं. ओके, फिलहाल मैं बाकी के 2 ऑप्शन भी सॉल्व कर रहा हूं. ओके, सो नेक्स्ट इज R पार्ट. R पार्ट में देखिएगा क्या हो रहा है. R पार्ट में साइन स्क्वायर x/2, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आपका कॉस में, साइन में, ठीक है. तो 1 माइनस साइन x डिवाइड बाई 2, या 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले. ओके, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1. फाइन, यहां पे भी एक 2 आएगा. सो 2 cos स्क्वायर x/2, सॉरी आपका एक cos में ही कन्वर्ट हो सकता है. तो वी हैव 1 प्लस cos x, साइन में करेंगे थोड़ा सा अलग जाएगा, माइनस इसको साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, दैट इज 2 into 1 माइनस cos स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 1. सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक इन cos x, दैट इज माइनस 2 cos स्क्वायर एंड 1 माइनस 2. तो हमारे पास 1 से 1 देखिए कैंसिल हो जाएगा, एक आपका प्लस cos x बचेगा, -2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0. तो हमारा cos x यानी cos x की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस रूट ओवर 4, 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज -1 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2. तो आप चेक करेंगे -π से π में इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे. तो -π से π में देखिए -1 माइनस रूट 17/2, तो माइनस रूट 17 कितना होगा, रूट 17 इज 4 पॉइंट समथिंग, -1 साथ में है तो -5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा. ये -5 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 किसी भी हालत में -1 से ऊपर नहीं आएगा. ओके, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे. तो cos इज ओनली इक्वल टू -1 प्लस रूट 17
डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये वैल्यू अंदर आ जाएगी, जिसके लिए आपको कितने -पाई से पाई में 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, तो इसके लिए हमारा 2 हो जाएगा, आर का ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसके लिए हम अभी लगा चुके हैं, आई थिंक इसका 5 आया था हमारा एंड इसका आया था हमारा 3। ओके, नाउ द लास्ट वन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट दिस। इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं एस पार्ट को। तो एस पार्ट है हमारा 6 sin square x by 2, तो 3 into 2 sin square x by 2 is 1 minus cos x. Okay, minus cos 3x, this is equals to 3. So 3 minus 3 cos x minus cos 3x is equals to 3. 3 over. So we have minus 3 cos x. Cos 3x formula is 4 cos cube x minus 3 cos x is equals to 0. So can we see minus 3 cos x and minus minus plus, ये cancel हो जाएगा यहाँ से, तो we have cos cube x is equals to 0. तो -2 पाई से 2 पाई में हमें ये देखना है कितनी बार ये 0 होगा cos, तो -2 पाई से 2 पाई में आपका π/2 पे होगा। ग्राफ ही बना देते cos क्यूब का, देखिए थोड़ा सा लैग करेगा, एग्जैक्टली cos x का नहीं बनेगा, ये आएगा एंड हियर वी विल गेट दिस वन। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 सॉल्यूशंस वी आर गेटिंग। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। तो बी ऑप्शन वैसे तो आंसर हमारा आ ही गया था पहले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे कैसे कॉम्बिनेशन है इसका कि हमने एक मैट्रिक्स लिया है, उसका m इंटू एम ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स टाइप का टॉपिक यूज किया गया है। सॉरी, थोड़ा सा रिपीट करते हैं, है ना? हाँ, कर लीजिए, है ना? So next question is of matrix and vectors. मैट्रिक्स में एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स टॉपिक होता है हमारा, जिसमें m इंटू एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आता है। ओके, सो उस मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम रो वाइज या कॉलम वाइज कुछ भी एलिमेंट्स लेते हैं, so we can consider that as a unit vector and 3 mutually perpendicular vectors. Okay, like यहाँ पे इन्होंने u वेक्टर, v वेक्टर, w वेक्टर दिया हुआ है, 3 है, इसमें अल्फा की, बीटा की, गामा, डेल्टा की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए अल्फा को और बीटा, गामा हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बिकॉज वी कैन कंसिडर दिस एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, this as component of some vector, okay, which is a unit vector. So we have alpha square plus 1 by 2 plus 1 by 2 should be equals to 1. So we have alpha is equals to 0. Alpha की 0 वैल्यू आ जाती है। उसी तरह से 1 by 3 plus beta square plus 1 by 3 is equals to 1। अगर हम करते हैं तो beta square is equals to 1 minus 2 by 3, that is 1 by 3. So we have beta is equals to plus minus 1 by root 3. Fine. But दो वैल्यू नहीं, यहाँ पे एक देखते कौन सी वाली होगी, प्लस वाली या माइनस वाली या दोनों देख लेते हैं, क्योंकि R1 एंड R2 जो दो रो है उनका डॉट भी 0 आना चाहिए। मीन्स अल्फा तो देखो 0 हो गया है, तो 0 इंटू 1 बाई रूट 3 0 होगा, बीटा इंटू 1 बाई रूट 2, यानी कि मैं बीटा इंटू 1 बाई रूट 2 लिख लेता हूं केवल, ठीक है, एंड माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 3, ठीक है, तो माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 3, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। अब वैसे बीटा की यहाँ से वैल्यू आ रही है, वो तो यहाँ से भी आ जा रही है, ठीक है, तो हो सकता है ये आप डायरेक्टली इसको भी देख सके, तो बीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 यहाँ से एक वैल्यू आ रही है, तो प्लस माइनस आ रही थी, उससे हमारा फिक्स हो गया कि बीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 आ गया। ओके, तो इनको थोड़ा ब्लॉक में कर देते हैं, है ना, इसको हम बाद में यूज करेंगे। दो वैल्यू हमारी आ चुकी है ना, गामा, डेल्टा और म्यू के साथ हम क्या करेंगे, तो एक इक्वेशन तो इसको मैं R3 बोल लेता हूं, ठीक है, तो R1 डॉट R2 लिख लेते हैं, मतलब R1 डॉट R3। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि R1 के जो एलिमेंट है उनका डॉट R3 के साथ, यानी कि अल्फा तो 0 हो गया,
तो डेल्टा इंटू 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू म्यू, तो म्यू इंटू 1/√2। ओके, ये हमारी एक इक्वेशन दे देता है, दैट इज डेल्टा माइनस म्यू, लास्ट में लिख लेंगे। एंड अनदर वन इज R2.R3, दैट इज gamma/√3 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू यूज करते हैं यहां पे। बीटा कितना आ गया था हमारा 1/√3, 1/√3 इंटू डेल्टा प्लस म्यू बाय √3। So from here and here we are having two equations, that is gamma √3 cancel कर सकते हैं, we can see, है ना, gamma plus delta plus mu, this is equals to 0, and here we have gamma into 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस डेल्टा हो रहा है एंड माइनस म्यू हो रहा है। ओके, तो इनका क्रॉस निकाल लेते हैं, यानी कि गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 म्यू, तो इनका रेशियो आ जाएगा। ओके, so this is -1 -2, delta is -1 and this is 0. Okay, we have -1 and 0 and mu is 1 again. ठीक है, तो let's say this is some k, है ना, तो गामा की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, माइनस 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 भी प्लस कर दो, तो ये माइनस माइनस इसे माइनस कर देते हैं। सो वी हैव 2k, we have minus k, and here it is again minus k, and we know that k gamma square, अच्छा आप ये नोट कर लीजिएगा। ओके, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेते हैं, अल्फा 0, बीटा इज 1/√3 एंड वो जो रेशियो आया था वो ऐसा आ रहा था। ओके, सो वी नो दैट गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज ऑल्सो 1, सो 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, so 6k square is equals to 1, that is k is equals to plus minus 1/√6। फाइन, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आ चुकी हैं, है ना। फिलहाल गामा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर को अगर हम देखें तो यहां से गामा स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो p पार्ट इसका हम सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज 5k स्क्वायर, तो 5k स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर कितना था 1/6, तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि p पार्ट का आंसर दैट इज 5/6 ये आ जाएगा। ओके, q पार्ट देखिए थोड़ा सा लेंथी लग रहा है मुझे देखने में, तो इसको बाद में करते हैं। ओके, u डॉट v क्रॉस w की बात आते हैं, डिटरमिनेंट ये पूछ रहा है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ u डॉट v क्रॉस v की बात करते हैं, तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स रखे हुए यहाँ पे। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं एक क्यूबॉइड बन सकता है, और सॉरी क्यूबॉइड नहीं, हम पैरेललोपाइड की बात करें जहां पे सबके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, सो और ये सारे यूनिट वेक्टर भी होंगे, तो कहना है से आर पार्ट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, एंड वी कैन से कि मॉड ऑफ u डॉट v क्रॉस w, ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ u इंटू मॉड ऑफ v into mod of w, okay, which is equals to 1, because all are unit vector, that must be unit vector, and all are mutually perpendicular, तो सबके बीच में एंगल कितना होने वाला है 90 होने वाला है। ठीक है, तो ये वैल्यू बना जाएगी। द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि s पार्ट को देखिए, अगर हम q को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे 2-3 ऑप्शन जो है बहुत इजी वाले छूट जाएंगे, जिससे हम आंसर जल्दी टिक नहीं कर पाएंगे। q ऑप्शन को हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, आई शो यू, बट एस पार्ट को और आर पार्ट को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज एस पार्ट को मैं देखता हूं, तो ये u क्रॉस v क्रॉस w का मॉड पूछ रहा है। ओके, तो ये क्या होता है आपका, दिस इज v माइनस मीन्स v और W के प्लेन में आएगा, इसका डिटरमिनेंट हमें बताना है, आई मीन सॉरी इसका मॉड बताना है। तो V के प्लेन में U डॉट
u डॉट w हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएगा आपका u डॉट w, एंड हियर इट विल बी u डॉट v। एंड देखिए 2 का डॉट आ रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो डॉट तो हमेशा 0 होने वाला है इसका, दैट इज वाई दिस विल बी 0 एंड माइनस 0 विच विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, अब आ जाता है क्यू पार्ट पे। तो पहले तो इनके आंसर मैच करा लेते हैं। एस पार्ट का जो आंसर है वो 1 आ रहा है हमारा, दैट इज 0। आर का पार्ट, आर का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं पहले कौन सा है। पी का 5 ए सी डी में है, आर का 2, आर का अगर 2 देखें तो यहाँ पे ऑप्शन इसके पीछे आ रहा है। देखिए इतना तो हमने सॉल्व कर लिया है, इसको बाद में चेक कर लेंगे, लेकिन हमें यू वी डब्ल्यू इनकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, चलिए बाद में देखते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ रहे थे, ओके, तो पी पार्ट का हमारा आंसर आ रहा था 5/6, दैट इज 5th ऑप्शन। क्यू पार्ट हमने सॉल्व नहीं किया है अभी। आर पार्ट का हमारा आंसर आ रहा था 1 मींस ऑप्शन 2, एंड एस पार्ट का आंसर आ रहा था हमारा 0 दैट इज 1। तो ऐसा कौन सा है? पी का 5 ए सी डी में आ रहा था, आर का 2, आर का 2 देख लेते हैं यहाँ पे, तो सी में आ रहा है। तो आप ये देखिए आंसर तो हमारा आ चुका है कि पी का 5 और आर का 2 नहीं, सॉरी, ए में भी है और सी में भी है, हाँ लास्ट में एस में चेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने चालबाजी कर दी, तो हमें यहाँ पे इसको चेक करना ही पड़ेगा कि क्यू का जो ऑप्शन है वो 4 है या 3 है, क्योंकि आप ये देखिए पी का 5, आर का 2, एस का 1 ये आ चुका है, एंड दे ऑलरेडी नो दैट थिंग कि ये बच्चे करेंगे, इसलिए इन्होंने फंसा दिया। क्यू पार्ट मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके फाइन, देखिएगा तो हमारे पास देखिए एक बार फिर से लिख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या थी। अल्फा हमारा 0 आ चुका था, ठीक है, बीटा हमारा 1/√3 आ चुका था, और यहां पे किस किस की जरूरत है? डेल्टा एंड म्यू। तो डेल्टा देखिए हमारा -+1/√6 आया था, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज आ रही थी वो 2k -k आ रही थी, ओके, एंड k की वैल्यू +-√6 आई, तो यहाँ पे -+1/√6 ले लेते हैं, एंड म्यू की वैल्यू भी हम सेम -+1/√6 ले लेते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन को बस हमें कंपेयर करना है कि x टाइम्स u है ना, तो j के कंपोनेंट कंपेयर कर लेते हैं i के, तो i के कंपोनेंट कंपेयर करते हैं, तो x टाइम्स u, ठीक है। तो देखिए पूरा लिखेंगे बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए हम इसको यहीं से देखते हैं कि i का कंपोनेंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से तो होएगा ही नहीं, ठीक है, v से आ जाएगा आपका, एंड यहाँ से आ जाएगा। तो v और w में लिखते हैं, तो y इंटू 1/√2, y/√2 कर देते हैं इसे, ओके, एंड w में है माइनस का 1/√2 दैट इज z, तो -z/√2 विच इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज i हमारा राइट हैंड साइड नहीं है। इससे हमें मिला y इज इक्वल्स टू z, एक रिलेशन। ओके, j का कंपोनेंट कंपेयर करते हैं, तो j के लिए क्या आएगा हमारा? j के लिए हमारा यहां से 1/√3 इंटू x दैट इज x/√3, ओके, एंड बीटा इंटू y, बीटा हमारा 1/√3 है, तो y/√3 अगेन, z 1/√3, तो ये भी z/√3 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन x + y + z इज इक्वल्स टू √3 ये आ जाएगा। j को हमने कंपेयर किया था, ओके। नाउ विल कंपेयर k कंपेयर करेंगे, तो k के लिए क्या ऑप्शन आएंगे? k यहां से गामा आ रहा है, देखिए गामा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? गामा आ गया था हमारा 2/√6 प्लस माइनस साइन के साथ, तो x गामा दैट इज +-1/√6 एंड डेल्टा y
डेल्टा की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस प्लस y बाय रूट 6 एंड लास्ट इज म्यू माइनस प्लस z बाय रूट 6 विच इज अगेन 0। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन अच्छी से बन गई है, प्लस माइनस प्लस सब में ही आ रहा है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड एंड थर्ड इसको नेम कर देते हैं एंड दिस इज फर्स्ट। ओके, तो y और z तो बराबर आ चुके हैं, तो यहां पे अगर मैं इसे लिखूं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। y और z बराबर है यहां पे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो सबट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो 2x इज इक्वल टू रूट 3। तो x की ही वैल्यू चाहिए थी हमें, है ना। तो 4 एंड 3 में से हमारा कौन सा आ रहा है, 1 बाय रूट 3। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी यहाँ पे गामा की वैल्यू 2 बाय रूट 6 थी, तो 2 आएगा ये। ओके, एंड अगर ये 2 आएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा तो ये भी 2 आएगा, तो ये 3 आएगा, तो ये 3 आएगा। तो हमारे पास हो गया ये x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 मीन्स ऑप्शन 4 and 4 is in A. That is answer is A. So you can calculate it by yourself. Thank you. हाँ, तो कम टू क्वेश्चन नंबर 16 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। आई वुड से कि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं क्लासेस में भी बच्चों को बोलती हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप फॉर्मूला अच्छे से याद करिए, कई बार आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। सो ये आपको अगर फॉर्मूला याद है टेंजेंट एंड नॉर्मल के, और इन्होंने एक्चुअली चारों ही पूछ लिया है, सर्किल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, चारों का इजी क्वेश्चन इसमें बना दिया है। सो लेट्स सी पी पार्ट क्या दिया है आपको कि जो सर्किल है उसका सेंटर 1,2 है और वो उसको टच कर रही है लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1। तो यू नो वेरी वेल दिस इज 1,2, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालो, रेडियस के बराबर होगा। सो रेडियस यहाँ से अगर हम निकालें, इसे -1 कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, -1 इज इक्वल्स टू 0। तो 1,2 से परपेंडिकुलर डालो, 3 + 8 -1 बाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट 5, दिस इज व्हाट 10/5, यानी कि रेडियस कितनी आ गई 2। तो जो सर्किल की इक्वेशन आएगी वो आएगी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। बस दैट्स इट। और आपको इसमें से चेक कर लेना है कौन सा पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है। 1,1 रखते हैं, नहीं कर रहा है। 7,9 रखते हैं, 7 - 1 इज 6 का स्क्वायर इज 36, नहीं करेगा। 3,2 को रखते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 2 रखते हैं, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 और ये 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो P का जो आपका आंसर आया वो 3 वाला आ गया। ऐसे ही अब हम Q पार्ट देखते हैं। यहाँ पर Q पार्ट में क्या है कि कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड पैराबोला, वेरी कॉमन क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल इक्वेशन दे रखी है सर्किल और पैराबोला दोनों की। सो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 2। सर्किल की जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m², और जो पैराबोला की है y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m। a की वैल्यू यहाँ पर आ गई बच्चों 2, और ये दोनों इक्वेशन सेम होंगी क्योंकि दोनों की कॉमन टेंजेंट निकालनी है आपकी, तो दोनों को सेम मान लो। तो दोनों में c सेम आना चाहिए। सो √2 अंडर रूट 1 प्लस m² इज इक्वल्स टू अपना क्या आना चाहिए 2/m। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड और m की वैल्यू निकाल लीजिए। स्क्वायर करते हैं तो m² इंटू 1 प्लस m² इज इक्वल्स टू 2, दिस इज m की पावर 4 प्लस m² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर आर m² प्लस 2 इंटू m² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये पॉसिबल नहीं है। सो m² की वैल्यू आ गई 1, यानी कि m की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 1। लेकिन इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है विद पॉजिटिव स्लोप। सो m की वैल्यू एक आएगी 1 और -1 हम नहीं लेंगे, हम केवल लेंगे m इज इक्वल्स टू 1। तो लाइन जो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m से y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 आ गई।
और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। इसमें चेक कर लीजिए कौन सा पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है। 1,1 नहीं कर रहा, 7,9, 7 + 2 9 ये कर रहा है 7,9। और ज़्यादा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबका सिंगल सिंगल दिया है, ऑप्शन इस तरीके से मेंटेन है। तो 7,9 आएगा। तो Q का जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा 2, Q का 2। सो P का 3, Q का 2। B और C में अभी दिल्ली में आए, हमें R और चेक करना है यहाँ पर कि क्या है, क्योंकि S तो दोनों में 5 दे रखा है, तो R को चेक करना है 1 आ रहा है या 4 आ रहा है। सो कम टू R। अब आगे देखते हैं। अब मैं R पे आती हूँ। इसमें अब अगर हम R पर आएँ तो क्या दिया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आ गया एलिप्स का, और इसमें क्या है आपका, ये एलिप्स सही से बना लेती हूँ। x² / 60 + y² / 12 = 1। हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, a² is greater than b², such that M is the end point of the latest rectum such that M lie in the first quadrant, then the normal to the ellipse drawn at M। M आपको बेसिकली यहाँ पर निकालना है। We know very well the end point of latest rectum are AE, B² by A in the first quadrant। So B और A हमें यहाँ पता है, E निकालना है, तो B² = A² into 1 - E² से यहाँ पे क्या आ गया ये, this is 3/4 = 1 - E²। सो E² आ गया 1 - 3/4 is 1/4, यानी E की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेटा 1/2। E की वैल्यू 1/2 आ गई यहाँ पर, और यानी AE कितना आएगा, A यहाँ पर आपका 4 है, AE यानी कि 2, जो फोकस का कोऑर्डिनेट है AE, 0। तो एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम अगर हम निकालते हैं, ये लेटेस्ट रेक्टम आता है। सो दिस इज AE, B² by A इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो जो हमारा M पॉइंट आएगा वो आएगा AE is 2, और B² by A मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। B² is 12, B² by A मुझे चाहिए B² by A। B² is 12 and B² 12 और A is 4, तो कितना आ गया ये 3। सो M इस आ गया आपका 2,3। अब M अगर आपका 2,3 आया है, सो यहाँ से आप देखिए ज़रा, M आपका आ गया 2,3। सो यहाँ से आप देखें क्वेश्चन क्या है आगे, देन द नॉर्मल टू द एलिप्स एट M। तो आपको कार्टेशियन फॉर्म पता है एलिप्स की नॉर्मल की क्या है, A² x/x1 माइनस, जो मैं रटवाती हूँ बच्चों को जनरली, B² y/y1 = A² - B²। x1 y1 हो गए 2,3, A² हो गया हमारा 16, तो 16x/x1 is 2 - B² is 12, y/y1 is 3 = A² - B² से कितना आएगा, दिस इज 2 ना, दिस इज 8x - 4y = 4, यानी कि 2x - y = 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट M, एंड वी विल चेक कि किस पॉइंट से पास हो रहा है। 1,1 से पास हो रहा है, इसमें 1 पुट करते हैं, 2 - 1 is 1, 1,1 से पास हो रहा है। सो R का आंसर आ गया आपका 1। P का आपका आंसर आया था कितना, P का आया था 3, और Q का हमने निकाला था कितना 2, P का 3, Q का 2, R का 1, और S का डेफिनेटली आपका 5 आ जाएगा। तो B ऑप्शन इज़ करेक्ट। और अगर आप चेक करना चाहते हैं S को, तो मैं वो भी फाइंड कर लेती हूँ। अब S में आपका क्या दिया है, आपको क्या दिया है, हाइपरबोला दिया है, सेंटर ओरिजिन है, फोकाई 5,0 है, नहीं डायरेक्टली 5x + 16 = 0 है। तो फोकाई 5,0 है, यानी कि ये इस टाइप का हाइपरबोला है। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = 1 आ गई, -16/5, तो दूसरी क्या आ जाएगी 16/5। सो आप यहाँ से ध्यान से देखें कि इसमें जो आपका AE है वो 5 आएगा,
और a बाई ई जो है वो 16/5 आएगा। दोनों को प्रोडक्ट कर दूँ मैं तो यहाँ से 16/5 दोनों का प्रोडक्ट कर दूँ तो a स्क्वायर आ जाएगा 16 और a स्क्वायर 16 आ गया। a स्क्वायर 16 a इज इक्वल्स टू 4 ले लूँ तो 4e इज इक्वल्स टू 5 आ गया। तो e कितना आ जाएगा आपका 5/4। e क्या आ जाएगा आपका बेटा? e आ जाएगा 5/4। e भी आ गया, a भी आ गया और बेसिकली आपको करना क्या है, देन h पासेस हाइपरबोला की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो मैं इसे रब कर देती हूँ, यहाँ निकालती हूँ हाइपरबोला की इक्वेशन। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर कितना है आपका 16, ई स्क्वायर कितना हो गया आपका 24, 5/16। दिस इज 25/16 माइनस 1 इज वॉट 9/16। सो दिस बिकम्स 9, बी स्क्वायर इज 9। तो जो आपका हाइपरबोला एच आया बेटा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी 9 इज इक्वल्स टू 1। और आप चेक कर लीजिए इसमें कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। आप देखिए 8,3√3 क्योंकि मुझे यही दिख रहा है 50 होना चाहिए। सो देखें 8,3√3 पर क्या जाएगा, दिस इज 64/16 माइनस 3√3 का स्क्वायर इज 27/9। दिस इज 4, दिस इज 3, 4 माइनस 3 इज 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो एस का जो ऑप्शन आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, ऐसे कैलकुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, सिंपल है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16।